डिस्कस कर रहे हैं विच इज कॉल्ड एज रन अप एंड डाउन। रन अप एंड डाउन टेस्ट से क्या मुराद है कि आपके पास हम बेसिकली जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उसको हम स्टडी कर रहे थे। सो सीक्वेंस ऑफ इवेंट मीन सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर जो आपने जनरेट किए हैं, हम उसकी बेसिकली इस प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे होते हैं, हम डिटरमिन कर रहे होते हैं कि कॉन्टिन्यूसली कितने जो रैंडम नंबर्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं या फिर वो डिक्रीज कर रहे हैं, राइट? जैसे राइट एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये 10 रैंडम नंबर जनरेट किए, ठीक है? सो हमारे पास क्या जो पहला रैंडम नंबर है वो क्या है जी 0.951, सेकंड रैंडम नंबर क्या है 0.231। क्लियर? ओके। जी सर। क्योंकि अगर हम अपने फर्स्ट और सेकंड रैंडम नंबर को देखें तो मेरे पास जो सेकंड नंबर आ रहा है वो पहले नंबर से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मीन लेसर है। सो इट मीन मेरे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ रहा है। सो मैं क्या करूंगा, इन दोनों सीक्वेंस के लिए मैंने सिंबल्स ले लिए। सो जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल और विद वन लाइनर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर इंक्रीजिंग आ रहा है मीन लार्जर नंबर आ रहा है तो उसको मैं फिर सर्कल विद प्लस साइन से डिनोट कर रहा हूँ, राइट? सो क्योंकि मेरे पास फर्स्ट के बाद जो सेकंड नंबर आ रहा है वो डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए मैंने डिक्रीजिंग साइन डाल दिया, ठीक है? क्योंकि मुझे उस सीक्वेंस को स्टडी करना है कि वो जो प्रॉपर्टी को शेयर कर रहा है। देन सेकंड नंबर के बाद जो थर्ड नंबर आ रहा है विच इज द प्लस साइन, सो इट मीन सेकंड के बाद अगेन इंक्रीज हो रहा है, देन थर्ड के बाद फिर डिक्रीज हो रहा है तो मैंने डिक्रीजिंग सिंबल डाल दिया, देन फोर्थ के बाद फिर इंक्रीज हो रहा है तो मैंने इंक्रीजिंग सिंबल डाल दिया, एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? जी सर। ओके। सो इस टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, हम दो चीज इसको दो तरीकों से टेस्ट कर सकते हैं। या तो हम नंबर ऑफ रन्स के परस्पेक्टिव से टेस्ट कर सकते हैं या फिर हम लेंथ ऑफ रन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ रन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि हम काउंट करें कि कितनी दफा जो हमारा रैंडम नंबर है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, कितनी टाइम, और इसी तरीके से कितनी टाइम वो डाउन हुआ है। सो आपने क्या करना है, ये जो अपने सिंबल्स लगाए इनको जस्ट काउंट कर लेना है। सो कितनी दफा ये हमारा इंक्रीजिंग सिंबल है, सो ये कितने सिंबल्स है, 1 2 3, राइट? राइट। ओके। डिक्रीजिंग कितने हैं, 1 2 3। रिमेंबर दैट कि ये अब कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज जो है वो इंक्रीज आता चला जा रहा था, इनको हमने तीनों को एक ही दफा काउंट करना है, ठीक है? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहे थे तो हमने इनको एक ही दफा काउंट करना है। अब ये नंबर की सेंस में 1 डिक्रीजिंग काउंट होगा, बट लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको क्या कहेंगे, 3, राइट। राइट? ठीक है, इसी तरीके से इंक्रीज 1 और ये डिक्रीज। सो हमारे पास जो है ये क्या, 1 2 3, ठीक है जी, वो आगे हमारे पास रन अप, और डिक्रीजिंग के 1 2 3, ये तीनों के तीनों वन टाइम काउंट हो गए, एंड दिस इज 4, सो दिस इज 4, राइट? सो टोटल नंबर ऑफ रन्स क्या हो गया, 7। और इसी सीक्वेंस को अगर हम जो है वो लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो हमारे पास जो फर्स्ट रन अप आ रहा है मीन इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ रहा है, वो एक ही हमारे पास ये सर्कल आ रहा था तो 1, फिर एक ही सर्कल आ रहा है 1, फिर आपके पास क्या आ रहा है जो है सॉरी ये मैं गलत कर गया, रन अप के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या है, ये वाला सिंबल है। सो 1 सिंबल, अगेन 1 सिंबल, सो अगेन हमारे पास 1 सिंबल आ गया, ठीक है? सो एक एक लेंथ का आता जा रहा है। जब हम रन डाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं तो हमारे पास सिंगल सिंबल आ गया, सिंगल लेंथ, सिंगल लेंथ, देन अब ये 3 की लेंथ है तो ये 3 आ गया, अब ये एक ही लेंथ है तो इसलिए 1 आ गया, राइट? सो अब इस टेस्ट को टेस्ट करने के लिए आइदर आप नंबर्स के सेंस के अंदर टेस्ट कर लें या आप लेंथ के जरिए टेस्ट कर लें। सो आप दोनों तरीकों से इसको टेस्ट कर सकते हैं। सो दैट मीन
there are two approaches, either we can test this based on the number of runs या फिर हम based on length of runs, but यहाँ पे जो मैं आप लोगों को टेस्ट करवा रहा हूँ that is based on number of lengths के perspective से, ठीक है। so basically हमारा h नॉट क्या हो जाएगा कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हम आइडिया ये होगा इस नंबर ऑफ रन लेंथ का कि जितने नंबर ऑफ रन लेंथ लार्ज होते चले जाएंगे या बहुत ज्यादा स्मॉल होते चले जाएंगे, इट मीन आपका जो एच नॉट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, राइट। सो आपका जो वो है वो रैंडम होने चाहिए, नंबर ऑफ रन्स अप एंड नंबर ऑफ रन्स डाउन वो जो है वो रैंडम होने चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए, ठीक है। मीन बेसिकली उस लोअर और अपर के रेंज के अंदर लाइक करने चाहिए, तो हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू रन अप एंड रन डाउन टेस्ट जो वो है वो इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। गॉट इट? Right. ओके, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये जो हम कह रहे हैं कि टू लार्ज और टू स्मॉल, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इनको कैलकुलेट करने के लिए हम बेसिकली लोअर इंटरवल और अपर इंटरवल कैलकुलेट कर रहे होंगे, जिसको हम एल एन वन माइनस एल्फा, दिस इज लोअर लिमिट, और यू एन एन एल्फा विच इज नोन एज अपर लिमिट, ये हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो विच मीन्स probability of number of run length Rn lying between this must be equal to 1 minus alpha. 1 minus alpha क्या होता है, जो which is level of confidence। मतलब जैसे जब हम कहते हैं अल्फा अगर आपका 5% है, so 1 minus alpha क्या होगा, 95%। क्लियर? अगर अल्फा 1% है तो 1 minus alpha क्या हो जाएगा, 99%। ठीक है जी। सो हमने बेसिकली करना क्या है कि हमने इन लोअर लिमिट और अपर लिमिट को कैलकुलेट करना है। सो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अभी हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो हमने कैसे कैलकुलेट करना है। बट अब हमने डिसीजन कैसे लेना है, अगर आपके ये जो नंबर ऑफ लेंथ्स हैं, बेसिकली जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रन लेंथ्स हैं, इफ दे आर लाइंग बिटवीन दिस रेंज, अगर ये इनके अंदर लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट एच नॉट। और अगर ये नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रन लेंथ इस रेंज के अंदर नहीं लाइक करते, वी विल से रिजेक्ट एच नॉट, राइट। सो अब क्वेश्चन ये आ जाता है, हाउ वी विल कंप्यूट आउट एल एन और यू एन, ठीक है। एज वेल एज हमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रन लेंथ और वेरियंस नंबर ऑफ रन लेंथ भी चाहिए। मीन नंबर ऑफ रन लेंथ का हमें जो है वो मीन भी चाहिए और एक्सपेक्टेशन और वेरियंस भी चाहिए। सो वो सबसे पहले जो है वो हम एल एन और यू एन को बाद में देखते हैं, पहले हम उसका एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रन लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, 2n minus 1 by 3, where n is the number of values, और वेरियंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, 16n minus 29 by 19, so that is the formula for the variance। ओके, जबकि एल एन और यू एन क्या होगा, अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज है, नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटर लिमिट थ्योरम। सो सेंटर लिमिट थ्योरम बेसिकली क्या होता है, वो ये होता है कि वो कहता है कि जैसे जैसे आपकी जो नंबर ऑफ रैंडम नंबर्स है, मीन जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो जितनी लार्ज होती चली जाएंगी, हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की थी, तो आपकी कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसको फॉलो करेगी, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी, राइट। Right, sir. ठीक है। सो बेसिकली अगर n अप्रोच करे इन्फिनिटी को, तो आपका जो रैंडम नंबर है वो बेसिकली फॉलो कर रहा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला z का क्या होता है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। सो यहाँ पे हमने जस्ट x की जगह पे क्या कर दिया, rn, बेसिकली दैट इज रिप्रेजेंटिंग द nth रैंडम नंबर। un is the mean the expected, और this is the standard deviation। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द z। क्लियर? Right. ओके, सो बेस इट मींस कि हम यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। सो टू कैलकुलेट व्हाट, टू कैलकुलेट लोअर लिमिट ऑफ rn और अपर लिमिट ऑफ rn।
सो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी आर यूजिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो वी नो दैट कि सेंटर में जो z की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 होती है, राइट? और लेफ्ट साइड पे माइनस जेड अल्फा बाय 2 और राइट साइड पे क्या आ गया? अपर पॉजिटिव जेड अल्फा बाय 2. क्लियर? Right. ओके, सो माइनस जेड अल्फा बाय 2 इट मीन कि हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपली हमने उसी प्रोबेबिलिटी को यूज कर लिया. दिस इज लोअर वैल्यू, दिस इज अपर वैल्यू, एंड दे आर फॉलोइंग अ स्टैंडर्ड नॉर्मल मीन z. सो z का फॉर्मूला क्या है? दिस वन. हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है, मीन सिग्मा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद म्यू को इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया. तो मेरे पास जो लोअर इंटरवल की वैल्यू आई दैट इज दिस, अपर की ये वाली वैल्यू आ गई. क्लियर? ठीक है, जी जी, Right. ठीक. ओके, सो अब हम इसको विद एग्जांपल जो है वो डिस्कस करते हैं. सो दैट मींस अगर हमारे पास ये जो एग्जांपल है, इसमें सबसे पहले तो हमने ये कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ रन्स को. ठीक है, सो नंबर ऑफ रन्स कैलकुलेट करने के लिए हमें रन अप एंड रन डाउन कैलकुलेट करने हैं. सो लाइक जस्ट ये प्रीवियस वाली एग्जांपल में ही मैं ले रहा हूँ. सो दिस इज रन डाउन क्योंकि इसके बाद डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज आपके पास आ रहा है, फिर डिक्रीज आ रहा है, फिर डिक्रीज आ रहा है. सो रन डाउन सिंबल्स आ गए. इंक्रीज हो रहा है, रन अप सिंबल आ गया. इसी तरीके से जहां पे वो इंक्रीज हो रहा है तो हमने रन अप सिंबल डाल दिया, रन अप. ठीक है जी. सो टोटल नंबर ऑफ रन्स कितने हो गए? दैट इज 1. ठीक है जी. 2, दिस इज 3, 4, देन 5, 6 एंड 7. सो टोटल नंबर ऑफ रन्स कितने हो गए? 7. 3 आपके पास आ गए रन अप और 4 आ गए रन डाउन, राइट? ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 10 है. क्लियर? सो अब हमने क्या कर लिया? यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ म्यू एन, जो भी हमने प्रीवियस देखा, हमने म्यू एन कैलकुलेट कर लिया है, एंड यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा एन वी विल कैलकुलेट द सिग्मा एन एंड जस्ट पुट इनटू द फॉर्मूला. सो फॉर्मूला क्या है? दिस इज द लोअर interval formula, this is the upper interval formula, means 6.33 minus. अब z अल्फा बाय 2 की वैल्यू अगेंस्ट अल्फा, उसके लिए हमने क्या यूज कर लिया? स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल. ठीक है जी. सो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल का क्या मतलब है? बेसिकली यहाँ पे अल्फा 0.05 है, सो हमने उसको 2 पे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 0.025. ठीक है, सो अगर मैं अपने 0.5 में से 0.025 को माइनस करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 0.4750. ठीक है, अब आपने करना है क्या? आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल को यूज करना है और अकॉर्डिंग टू द इनवर्स मेथड आपने इस प्रोबेबिलिटी को टेबल के अंदर ढूंढना है. तो आपको क्या मिलेगा? जो z की वैल्यू होगी वो यहाँ पे होगी 1.9 और यहाँ पे होगी 0.06, राइट? सो इसके यहाँ पे डाउन के अंदर ये वाली वैल्यू आपको नजर आ रही होगी. तो इट मीन जो z की वैल्यू आ गई वो आ गई 1.96. इज इट क्लियर? Right. ठीक है, ओके. सो अब हमने वो z अल्फा बाय 2 की जगह वो वैल्यू पुट कर दी विच इज 1.96. सो हमारे पास जो लोअर वैल्यू आई विच इज 3.9 समथिंग और जो अपर वैल्यू आई विच इज 8.6 समथिंग. जबकि जो हमारे पास आर एन था दैट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रन्स विच इज 7. इज 7 इज लाइंग विद इन दिस रेंज? यस. ठीक है, सो अगर ये आर जो है वो इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है तो हम कहेंगे डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट. दैट मीन्स कि आपका जो डेटा है वो इंडिपेंडेंट, आइडेंटिकल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इज इट क्लियर? ओके, सेम इसी आइडिया के ऊपर जो हमारे पास रन अप एंड रन डाउन का आइडिया है, हमारे पास एक और टेस्ट अवेलेबल है विच इज कॉल्ड एज रन अबव बिलो मीन टेस्ट. सो रेदर देन हम इंडिपेंडेंट वैल्यूज को लेने के
हम जो रन अप और डाउन चेक करते हैं, मीन अबव और बिलो हम चेक करते हैं, वो बेस्ड ऑन द डेटा एवरेज चेक करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है रन अबव एंड बिलो मीन टेस्ट। क्लियर? सो हम क्या कर लेते हैं, हम अपने डेटा का मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। मीन हमने इसकी मीन वैल्यू निकाली विच इज 0.5, और हमने हर वैल्यू को कंपेयर कर लेना है मीन वैल्यू के जरिए, ठीक है। और अगर वो उससे लार्जर है तो अब आपने रन अप का सिंबल डाल देना, मीन रन अबव का सिंबल डाल देना है, और अगर वो उस मीन वैल्यू से डाउन है तो रन बिलो का सिंबल डाल देना है, ठीक है जी। सो देन अगेन उनको फिर काउंट कर लेना, काउंटिंग का वही तरीकेकार है। सो हमारे पास 4 आ गया। सो टोटल नंबर ऑफ रन क्या आ गया, 8, ठीक है जी। राइट। सो जबकि लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से वही तरीकेकार है, तो हमारे पास अबव मीन कितने हैं, 1 2, अगेन यहाँ पे लेंथ कितनी है 2 की, सो इसलिए 2 आ गया। सो यहाँ पे आपके पास क्या 1, सो ये 1 आ गया। बट अगेन यहाँ पे जो हमने टेस्ट कर रहा हूँ वो नंबर ऑफ रन्स के परस्पेक्टिव से टेस्ट कर रहा हूँ। सो सेम वही आइडिया, बट जस्ट अब क्योंकि हम मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो यहाँ पे मीन और वेरिएंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा अगर आप ये वाला टेस्ट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। आइडिया आइडिया वही है कि हमने लोअर लिमिट निकालनी और अपर लिमिट निकालनी है, जस्ट द फॉर्मूला टू। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो। जी सर, अब आपकी आ रही। आवाज जी जी, डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके ओके बच्चे, अब आ रही है आवाज? जी स्पीड तेज तो नहीं है ज्यादा? ठीक है जी। ठीक है, नहीं ओके सर, ठीक है बिल्कुल। ओके ओके ओके। सो हमारे पास क्या आ गया जी, जस्ट आइडिया सेम ही है, बट अब हम लोअर इंटरवल और अपर इंटरवल जो है वो निकालेंगे। बट लोअर और अपर इंटरवल निकालने के लिए सब वी नो नीड मीन एंड वेरिएंस। सो इस टेस्ट के अकॉर्डिंगली मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट इज दिस वन, n+1/2 और वेरिएंस n-1/4। सो उसी तरीके से हम नॉर्मल तो पिछली स्लाइड में क्वेश्चन लिखा हुआ है। पिछली साइड में बचे वही वही चीज है, टेस्ट की सेम चीज। सही से ठीक है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। पिछली में सेम बेसिकली इस टेस्ट का वही आइडिया है जो हमने रन अप एंड रन डाउन टेस्ट का पढ़ा है, ठीक है। इसलिए मैंने इस स्लाइड को जरा क्विकली गुजार किया कि बेसिकली हम आइडिया वही है कि हमने टेस्ट करना है कि क्या जो नंबर ऑफ रन है वो टू मैनी या टू स्मॉल तो नहीं है। तो उसके लिए आपने लोअर इंटरवल और अपर इंटरवल निकालना है, ठीक है। ठीक है। जैसे आपने रन अप एंड रन डाउन में लोअर इंटरवल और अपर इंटरवल निकाला था, लेकिन जी लोअर इंटरवल और अपर इंटरवल निकालने के लिए वी नीड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो रन अप एंड रन डाउन वाले टेस्ट के अंदर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का जो फॉर्मूला था वो इस टेस्ट में डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। सो यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये आ गए। बाकी वही z का फॉर्मूला आ गया, स्टैंडर्ड नॉर्मल, दिस इज x मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। सो बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या बन गया, दिस वन, ठीक है। सो मीन माइनस जेड अल्फा बाय 2 सिग्मा एन, मीन प्लस जेड अल्फा बाय 2 सिग्मा एन। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, जो हमने प्रीवियस टेस्ट पढ़ा है, टू हाउ टू कंप्यूट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, बाकी तो सेम वही है, ठीक है। राइट। ठीक। ठीक है, सो बाकी सेम वही आइडिया है। जो हमने अब ये वो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, लाइक सेम डेटा सेट है और इस डेटा सेट के अकॉर्डिंगली हमने जो मीन 0.5 है आपके पास, ठीक है, उससे हमने अप एंड डाउन चेक कर लिया और हमने नंबर ऑफ रन्स कैलकुलेट कर लिए विच इज 8।
टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 10, हमने मीन कैलकुलेट कर लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अगेन स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल यूज करते हुए z अल्फा बाय 2 की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर ली, विच इज 1.96। हमने लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जबकि नंबर ऑफ रन्स कितने थे 8। So is 8 lying within this range? Yes. So that means we cannot reject H0. Means जो आपका जो डेटा है वो इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? Right. Okay, now we are moving towards the last test, which is called as the autocorrelation test. But autocorrelation test जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए we should know a little bit about the stochastic process. ठीक है? So stochastic process से क्या मुराद है? Basically कि जब हम सिंपल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमें फ्यूचर प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हिस्टोरिकली तमाम की तमाम प्रोबेबिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसे ही होता है। जबकि Right. जबकि स्टोकेस्टिक प्रोसेस में क्या होता है कि अगर मुझे xn+1 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, सो मुझे जस्ट मेरे पास xn की अगर प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है, सो मैं अगर फ्यूचर को जो है वो प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। सो xn की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए गिवन xn, सो अगर मुझे xn गिवन है तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो बेसिकली ये जो स्टोकेस्टिक जो डिस्क्रीट टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस है वो इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली हमारे पास चल रहा होता है। और हम कर क्या रहे होते हैं, हम बेसिकली ये चेक कर रहे होते हैं कि xn+1 और xn का आपस में क्या इन दोनों के दरमियान कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, मीन कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट? Right. ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर कितना लैग लेते हो। अगर आपने लैग 1 ली है, हेलो जी जी हेलो हेलो हेलो, आवाज अब आ रही है सर। ओके ओके, सो हम क्या करें यहाँ पे, हम कह रहे हैं कि आपने xn और xn+1 राइट, सो इनके दरमियान बेसिकली आप जो है वो ऑटो कोरिलेशन, इसीलिए इसको ऑटो कोरिलेशन कहा जाता है कि आप सेम डाटा सीरीज का आपस के अंदर बेसिकली कोरिलेशन जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हो। ओके, सो आपने यहाँ पे देखना है कि क्या इनके दरमियान जो है वो कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास जो है वो सेम रहता है, विच इज रेदर देन कि हम यहाँ पे x और y लें जो कि दो इंडिपेंडेंट नंबर्स होते हैं, बजाय इसके कि हम क्या कर लेते हैं प्रीवियस नंबर और नेक्स्ट नंबर। ठीक है, ठीक है, हम इनके दरमियान बेसिकली कोरिलेशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर? Right. ठीक है, सो फॉर्मूला वही बन जाता है। सो बेसिकली जो प्रीवियस नंबर है उसको कह सकते हो ये x है, जो नेक्स्ट वेरिएबल बन जाएगा नेक्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग जो वेक्टर आ रहा है वो y है, और उसी के दरमियान जो कोरिलेशन का फॉर्मूला दैट इज द सेम। ठीक है, सो इसको टेस्ट करने के लिए, जो ऑटो कोरिलेशन को टेस्ट करने के लिए हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है जो कि इंडिपेंडेंस के लिए। सो उसको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम्पल अवेलेबल है। सो वी हैव द डेटा राइट, और अगर हम अपने इस डेटा को देखें वो कह रहे हैं कि थ्रू द नंबर सीम्स दैट हर जो फिफ्थ नंबर है वो प्रीवियस बाकी नंबरों से लार्जेस्ट नंबर आ रहा है। एवरी फिफ्थ नंबर उसके जो प्रीवियस नंबर्स हैं वो लार्जेस्ट नंबर आ रहा है। ठीक है जी, ओके, अब वो हमें ये कह रहे हैं कि आपने इसको टेस्ट करना है राइट। सो ऑटो कोरिलेशन के लिए हमारे पास क्या है कि अब हम क्या कर रहे हैं कि टेस्ट करने है कि ऑटो कोरिलेशन बिटवीन एवरी m नंबर्स। m नंबर का क्या मतलब है, दैट इज बेसिकली द लैग। लैग का क्या मतलब होता है कि आपने क्या कंसेक्टिव दो नंबर्स के दरमियान ऑटो कोरिलेशन चेक करना है, या
आपने फर्स्ट और थर्ड नंबर के दरमियान मीन एवरी थर्ड नंबर के अकॉर्डिंगली चेक करना है, एवरी फोर्थ नंबर के दरमियान ऑटो कोरिलेशन चेक करना है, एवरी फिफ्थ। सो आप बेसिकली लैग कितना रखना चाहते हो, सो वो आपने डिसाइड कर लेना है, देख लेना है कि हम एवरी वंथ लैग के अकॉर्डिंगली ऑटो कोरिलेशन चेक करना चाह रहे हैं, एवरी टू के दरमियान चेक करना चाह रहे हैं, या किसके दरमियान चेक करना चाह रहे हैं। सो बेसिकली एम जो है वो आपके लैग नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर? सो अगर मैं 1 कह रहा हूं, अगर मेरा फर्स्ट नंबर एक्स एन है, तो लैग 1 के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट नंबर क्या होगा, एक्स एन प्लस 1। अगर मैं 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, तो मेरा पहला नंबर अगर एक्स एन है, तो मेरे लैग 2 के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट नंबर क्या होगा, एक्स एन प्लस 2। राइट? सो ये लैग 1 के दरमियान में ऑटो कोरिलेशन चेक करूं कि क्या इन दो के दरमियान आपस में कोई ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैं लैग 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, तो दैट मीन मैं इनके दरमियान कोरिलेशन चेक कर रहा हूं, ऑटो कोरिलेशन चेक कर रहा हूं। xn+1 और xn+2 के दरमियान कोरिलेशन चेक हो सकता है? बिल्कुल, ऑटो कोरिलेशन आप चेक करो। सो बेसिकली दैट डजंट मीन कि ये दो डिफरेंट नंबर्स हैं, सो बेसिकली ये दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं। Right. ठीक है? Okay. ठीक सो वेक्टर की सेंस में भी ले सकते हो, इवन नंबर्स की सेंस में भी आप उसका ऑटो कोरिलेशन चेक किया जा सकता है। ठीक है? सॉरी सर, वेक्टर को थोड़ा सा डिफाइन कर दो। मैं कह रहा हूँ कि आप वेक्टर की सेंस में भी चेक कर सकते हो, सिंपल नंबर्स की सेंस में भी चेक कर सकते हो। वेक्टर क्या होता है, कॉलम वेक्टर क्या होता है, मतलब अगर मैं कहता हूँ एक्स एक वेरिएबल है और उसकी डिफरेंट वैल्यूज है, मतलब 3 है, 4 है, 5 है, 6 एंड सो ऑन। इसी तरीके से y एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यूज हैं 5 है, 6 है, 7 है, 8 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, बेसिकली मैंने दो कॉलम वेक्टर डिफाइन किए हैं। सही सही। ठीक है? सो दिस इज अ कॉलम वेक्टर, दिस इज अ कॉलम वेक्टर। अगर मैं कहूँ रो वेक्टर, सो जो फर्स्ट रो है मेरी वो रो वेक्टर कहलाएगी, सेकंड रो, थर्ड रो। ओके ओके। ठीक है? सो बेसिकली आप ये जो ऑटो कोरिलेशन है वो दो नंबर्स के दरमियान भी चेक कर सकते हो, वेक्टर्स के दरमियान भी। सो यहाँ पे हम नंबर्स की सेंस के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है जी? ओके। सो आपके पास क्या आ गया कि ऑटो कोरिलेशन दैट इज RIM। अब आई क्या है, आई बेसिकली योर स्टार्टिंग नंबर होगा। ये आपने करना है कि मैं पहले नंबर को एज अ स्टार्टिंग नंबर लेना चाह रहा हूँ, या सेकंड नंबर को एज अ स्टार्टिंग नंबर लेना चाह रहा हूँ, या थर्ड नंबर को एज अ स्टार्टिंग नंबर लेना चाह रहा हूँ। ठीक है? इट्स अप टू यू कि आप कौन से नंबर से स्टार्ट करना चाह रहे हो। देन उस नंबर से आपने अपना लैग डिसाइड करना है कि एवरी फिफ्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऑटो कोरिलेशन चेक करना है, या एवरी फोर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटो कोरिलेशन चेक करना है, या किस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऑटो कोरिलेशन चेक करना है। राइट? सो ऑटो कोरिलेशन वो जो सीरीज बन जाएगी वो अकॉर्डिंग टू दिस बेसिकली बन जाएगी। राइट? सो जो कैपिटल एन है बेसिकली दैट इज अ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके? और जो m है बेसिकली दैट इज द लार्जेस्ट इंटीजर नंबर। ओके? अब लार्जेस्ट इंटीजर नंबर से क्या मराद है, फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है 30। ठीक है? क्लियर? जी राइट सर। सो दैट मस्ट बी लेस देन, सो आई क्या है, दैट इज द स्टार्टिंग नंबर। सो स्टार्टिंग नंबर सपोज मैं ले देता हूँ वो है 2 प्लस कैपिटल एम मुझे डिसाइड करना है वो क्या बनेगा 1, और m क्या मेरा लैग, कि मैंने लैग क्या करना है कि एवरी फिफ्थ के दरमियान मुझे ऑटो कोरिलेशन चेक करना है, या एवरी फोर्थ के दरमियान। सो लेट से मैं कहता हूँ एवरी फिफ्थ के दरमियान, एवरी फिफ्थ नंबर के दरमियान मुझे ऑटो कोरिलेशन चेक करना है। ठीक है? सो मुझे अब ये देखना है कि मेरे पास यहाँ पे कैपिटल एम क्या आएगा कि आपका आंसर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 30 रहना चाहिए। सो दैट मीन अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं, so 4 could be the largest integer number। ऐसा ही होगा ना, जी सर। क्योंकि 5 रखोगे तो वो तो 30 से अबव हो जाएगा। इट मीन 4 would be the value of capital M, that is the largest integer number। clear? जी सर। okay, so based on that what we are testing that कि आपके उस ith और mth नंबर के दरमियान
कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. सो जीरो का क्या मतलब है? दैट मीन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दोज नंबर्स. और अगर एच नॉट एक्सेप्ट हो जाता है तो दैट मीन आपका वो वाला ith नंबर और mth नंबर जो है वो इंडिपेंडेंट है. और अगर वो रिजेक्ट हो जाता है, एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है, इट मीन देयर इज अ डिपेंडेंसी बिटवीन दो सीरीज. ठीक है, राइट? राइट सर. जी सर. ठीक है. रिमेम्बर हमारा तो उस वक्त नहीं था आसपा बजे जब हम वो LCG मेथड को डिस्कस कर रहे थे. सो LCG में हमने पढ़ा था कि आप जो रिमाइंडर रखते हो कि आपको वो साइकिल जो है वो जितना लंबा होगा उतना अच्छा है. सो बेसिकली अब वो क्या हो रहा था, जब वो नंबर रिपीट हो रहा था तो दैट मीन वो डिपेंडेंसी को इंडिकेट कर रहा था. ठीक है. सो अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली वही चेक करना है कि क्या ये जो उस रेंज के अंदर रैंडम नंबर वो जनरेट कर रहा है, क्या वो इंडिपेंडेंटली जनरेट कर रहा है या उनके दरमियान कोई डिपेंडेंस रिलेशनशिप बन रहा है. ठीक है जी. ओके, सो इसको टेस्ट अब हम कैसे कर सकते हैं? सो जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है दैट इज दिस वन. सो दिस इज z नॉट इज इक्वल टू, अगेन हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं. सो रो हैट im डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, जबकि रो im का फॉर्मूला क्या है? दैट इज इक्वल टू दिस वन 1 over m. m क्या था? दैट इज द लार्जेस्ट इंटीजर नंबर. और दिस इज बेसिकली के जिनके दरमियान हम ऑटो कोरिलेशन कर रहे हैं. सो मीन i क्या है? दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट. के जो है वो रेंज है फ्रॉम 0 टू m कैपिटल M. और जबकि स्मॉल m हमारे पास क्या था? स्मॉल m हमारे पास दैट इज बेसिकली द व्हाट वाज द स्मॉल m? फिर उसका मोड. लैग था. स्मॉल m वाज द लैग. ठीक है जी. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम जो है वो बेसिकली उसका ऑटो कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं. और जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला दैट इज इक्वल टू दिस. ठीक है जी. ओके, सो अब हमने इस टेस्ट को अप्लाई करना है. सो उस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए अगेन हम जो है वो रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं. सो माइनस जेड अल्फा बाई 2 से पॉजिटिव जेड अल्फा बाई 2. सो वो हम कैसे जो है वो उसको लेके चल रहे हैं? दैट इज बेसिकली जो ये वाला z की वैल्यू है वो तो हमारे पास आ जाएगी फ्रॉम रो, जो भी हमने ऊपर फार्मूला देखा, डिवाइडेड बाय सिग्मा. और ये जो है वो हम टेबल से वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है जी. ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल. वो कह रहे हैं कि जो हमने अभी प्रीवियस 43 स्लाइड के ऊपर डाटा देखा है, वो कह रहे हैं कि आपने टेस्ट करने फ्रॉम मीन आई बेसिकली मैंने जो लिया मीन जो स्टार्टिंग पॉइंट लिया है वो मैंने फर्स्ट नंबर जो 3 है दैट इज मेरा माय स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, अब और मेरा जो m है विच इज 5. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस डाटा मेरा जो स्टार्टिंग वैल्यू ली है वो मैंने ये ली है. ठीक है जी. ओके, और m मैंने क्या ली है? m मैंने लिया है 5. सो इट मीन इसके बाद जो फिफ्थ वैल्यू है, सो 1 2 3 4 5 दिस. सो दैट मीन इस और इसके दरमियान में पहला ऑटो कोरिलेशन निकालूंगा. उसके बाद इसके बाद और 1 2 3 4 5 इसके दरमियान में ऑटो कोरिलेशन निकालूंगा. मीन 0.28 और ये. ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेसिकली दिस फार्मूला. सो बेसिकली मैं इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ. सो अगर मैं इसको जरा ओपन करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 ओवर m कैपिटल M क्या बनता है? 4 प्लस 1. ओके, 4 क्यों बनता है? क्योंकि मेरे पास जो उस डाटा के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो 30 हैं. ठीक है, और हमने अभी पढ़ा है कि आपका जो आई स्मॉल स्टार्टिंग वैल्यू प्लस m प्लस 1 इंटू m जो है दिस मस्ट बी इक्वल टू n. इस रिलेशनशिप की बेसिस के ऊपर आपने कैपिटल M डिसाइड करना है. सो I हमने लिया था 3.
कैपिटल एम हमारे पास हमने निकालना है विच इज ये 1 आ गया और स्मॉल एम था हमारे पास 5. दिस मस्ट बी इक्वल टू 30. सो ये क्या होना चाहिए, अगर ये 4 रखोगे दैट वुड बी लेस देन, अगर 5 रखो तो हम 30 से बढ़ जाएंगे. इट मीन कैपिटल एम हमारे पास क्या आ गया 4. राइट राइट सर. ठीक है. ओके उसके बाद अपने क्या करना है, अब हमने इसको जो है वो ओपन करना है. सो इसको जब हम ओपन करेंगे, जब k 0 है तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा R3, क्योंकि जब ये k 0 है तो ये 0 हो जाएगा R3 क्योंकि I 3 है, इन मल्टीप्लाई बाय R, ये आ जाएगा 3 और ये 0 है तो 1 प्लस m कितना था 5, सो 8. इट मीन थर्ड नंबर रैंडम नंबर और एट्थ नंबर रैंडम नंबर, उनका हमने आपस में कोरिलेशन निकालना है प्लस उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है. ठीक है जी, क्लियर. जी सर. ओके जब अब आपके पास k 1 हो गया, सो k जब 1 हो गया तो यहाँ पे r क्या आ जाएगा 8, ये वाला r, और जब यहाँ पे k 1 हो गया तो ये क्या आ जाएगा R13 प्लस. इसी तरीके से जब k हमारे पास 2 हो गया, ठीक है, सो जब यहाँ पे 2 हो गया तो ये आ जाएगा R13 और ये क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे k2 हो गया तो R18 एंड सो ऑन. ठीक है, और ये हमने कब तक ओपन करना है, जब तक m तक. m क्या था 4. इज इट क्लियर. राइट सर. जी. सो हमने क्या किया, हमने इसके अकॉर्डिंगली रो को ओपन कर दिया और जो उस पोजीशन पे थे, मसलन ये जो 0.23 थी वैल्यू, ये हमारे पास थर्ड पोजीशन का रैंडम नंबर था, थर्ड पोजीशन का रैंडम नंबर था दिस वन. देन हमारे पास क्या था एट्थ, सॉरी ये नहीं दिस वन. सो इट मीन 0.23 मल्टीप्लाई बाय 0.28, ये हमारे पास फर्स्ट आ गया जब k 0 है, प्लस एंड सो ऑन. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज 0.28 आ जाएगा और 0.33 आ जाएगा. क्लियर जी. राइट. इसी तरीके से सो ऑन. क्लियर. सो हमने जी रो को एस्टिमेट कर लिया. सिग्मा का फॉर्मूला विच इज सिंपल, दैट वाज कि आपके पास क्या था, दैट वाज जो सिग्मा का फॉर्मूला हमारे पास था अकॉर्डिंग टू दिस कि 13m प्लस 7. सो हमने इस फॉर्मूला को यूज करते हुए सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली विच इज 0.128 और हमने z0 की वैल्यू निकाल ली. सो हमारे पास z0 की वैल्यू क्या आ गई जी -1.516. ठीक है जी. जी. ठीक है. ओके अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू अल्फा वैल्यू, अकॉर्डिंग टू हमारे पास अल्फा वैल्यू जो है विच इज 5%. ठीक है, हमारे पास रेंज क्या होनी चाहिए कि -z अल्फा बाय 2 इज लेस देन और इक्वल टू z इज लेस देन और इक्वल टू पॉजिटिव z अल्फा बाय 2. ओके सो इसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1.96. अगेन ये वाली वैल्यू z हमने अभी कैलकुलेट की विच इज -1.516 इज लेस देन और इक्वल टू ये वाली वैल्यू क्या आ गई +1.96. ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, चेक करने कि क्या ये जो कैलकुलेटेड z की वैल्यू है इज इट लाइंग विद इन दिस रेंज. यस, अगर ये z की वैल्यू इस रेंज के अंदर लाई कर रही है, so we will say accept h0. In other sense, we will say we cannot reject h0.